बढ़ते इलाज खर्च के बीच हेल्थ पर संसदीय समिति ने हॉस्पिटल्स के रूम रेंट पर कैपिंग की सिफारिश की है। समिति ने सर्जरी के लिए पैकेज की कीमतें तय करने की भी सिफारिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए संसदीय समिति ने क्या सिफारिशें की है? देखिए, संसदीय समिति की तरफ जो सिफारिश की गई उसका मुख्य मकसद यह है कि आम लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्च कैसे सस्ता किया जाए। इस सिफारिश में सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रूम टैरिफ है, रूम के जो रेंट होते हैं काफ़ी बेतहाशा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस पूरे आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 160 से लेकर 175 तक 15 पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का जिक्र किया गया। अलग अलग हॉस्पिटल के रूम रेंट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और ये कहा गया है कि रूम रेंट आपको, या कहें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रूम के जो चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए। कम कितने होने चाहिए? तो अलग अलग पैमाने के हिसाब से ये कहा गया कि जो महानगर हैं वहाँ पर देखा जाए, जिस जगह पर हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई 3 स्टार होटल है तो 3 स्टार होटल के रूम का जो रेंट है उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के रूम का टैरिफ, रूम का रेंट नहीं होना चाहिए। यानी 3 स्टार होटल के रूम के रेंट के बराबर अधिक से अधिक आप किसी हॉस्पिटल के रूम का रेंट रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि जैसे जैसे रूम आप अपग्रेड करते जाते हैं, इलाज के बाकी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रूम अपग्रेड करने के साथ ही साथ इलाज का खर्च, बाकी प्रोसेस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, जो हर किसी की समस्या होती है, हर कोई दो चार होता है इस समस्या से, वो ये कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, यानी जो सर्जिकल आइटम होते हैं, इस तरह के जो आइटम होते हैं, जब हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को दिया जाता है तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा वसूली जाती है, उसकी MRP काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि जो लैंडिंग कॉस्ट है, MRP है, दोनों में 20% से ज़्यादा का अंतर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल ने उस मेडिकल इक्विपमेंट को 100 रुपये में खरीदा है तो 120 रुपये से ज़्यादा वो किसी पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है। इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा बिलिंग को लेकर के जो चार्जेस हैं उसको लेकर पारदर्शिता लाई जाए। जो आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं, सर्जरी होती है, उसका एक प्रोटोकॉल तय कर दिया जाए। हॉस्पिटल उसी प्रोटोकॉल के तहत इलाज करें, अनाप शनाप इलाज ना करें। इस तरह के बहुत सारी ऐसी सिफारिशें की गई हैं जिससे हमेशा आम मरीज जो है वो परेशान हो रहा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। हालांकि ये संसदीय समिति की सिफारिश है, इस पर अभी कोई प्रस्ताव पर विचार सरकार नहीं करें। बिल्कुल साफ कर दूं, सिफारिश है, लागू होगी नहीं लागू होगी, कब लागू होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो महंगे इलाज को लेकर संसद की रिपोर्ट में क्या क्या है प्रस्ताव, डिटेल में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सब्सिडी स्कीम PM E-ड्राइव की अवधि बढ़ा दी गई है। 30 जुलाई को CNBC आवाज ने सबसे पहले यह खबर दी थी। इस खबर की पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। CNBC आवाज़ ने अपने सभी दर्शकों को बताया था कि सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की जो सब्सिडी है उसे बढ़ाने जा रही है। तो अब उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। PM E-ड्राइव स्कीम में जो 2 व्हीलर की कैटेगरी है उसे अब मार्च 2028 तक जो है उसे जारी रखा जाएगा। ये जो पिछली जो डेडलाइन थी वो 31 जुलाई को एक्सपायर कर चुकी थी, अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। शर्तें वही रहेंगी जो पिछली स्कीम में थी, यानी कि 2500 रुपये प्रति किलोवाट आवर। एक 2 व्हीलर पर मैक्सिमम 5000 रुपये की सब्सिडी हो सकती है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख तक की अगर 2 व्हीलर है तो उसे ही ये सब्सिडी मिलेगी। यही शर्तें रहेंगी, लेकिन जो इसकी अवधि है वो अब बढ़ा दी गई है। पहले जो लक्ष्य था वो करीब 25 लाख 2 व्हीलर्स का था, अब इसे बढ़ाकर 45 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगले 2 सालों में लगभग 20 लाख और 2 व्हीलर्स को सरकार इंसेंटिव देना चाहती है। ठीक इसी तरह जो पहले 2 व्हीलर के लिए एलोकेशन था वो लगभग 1700 करोड़ का था, अब इसे बढ़ाकर 2767 करोड़ कर दिया गया। यानी कि लगभग 1000 करोड़ और बढ़ा दिए गए हैं एलोकेशन के लिए। लेकिन सरकार ने एक बात साफ की है कि ये एक फंड लिमिटेड स्कीम होगी, यानी कि अगर 2 साल से पहले ये फंड एग्जॉस्ट हो जाता है तो स्कीम उस वक्त खत्म कर दी जाएगी। लेकिन 2 व्हीलर कंपनियों के लिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से ये कंपनियां मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी एक क्लैरिटी की सरकार बताए कि सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। तो अब जो है सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले 2 साल तक जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए वो जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांदी की बढ़ती मांग को देखते हुए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगले 2 साल में देश भर में चांदी की टेस्टिंग के लिए रेफरल लैब्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में है। बढ़ती मांग के बीच शुद्धता से समझौता न हो, इस लिहाज से ये कदम अहम माना जा रहा है। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक रुख कर रहे हैं चांदी का।
चांदी की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ती मांग के बीच शुद्धता से कोई समझौता ना हो, इसलिए BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। BIS के मुताबिक अगले 2 साल में जो रेफरल लैब्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इनकी संख्या को देश भर में बढ़ाया जाएगा। अभी अगर हॉलमार्किंग सेंटर्स की बात करें तो इनकी संख्या करीब 230 है, लेकिन जिस तरह से अगले कुछ सालों में चांदी की डिमांड बढ़ने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए, शुद्धता से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब टेस्टिंग क्षमता के नेटवर्क का विस्तार देश भर में किया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत आपको सेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चांदी के बने हुए हैं, क्योंकि सोना महंगा हो रहा है। यही वजह है कि लोग चांदी खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और चांदी में ढेरों खूबसूरत डिजाइन अब ज्वेलर्स की तरफ से भी लॉन्च किए जा रहे हैं। लाइट वेट ज्वेलरी से लेकर जो हैवी वेट सेट है वो यहाँ पर डिजाइन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्योरिटी के लिए हालांकि यहाँ पर ज्वेलर की तरफ से इस तरह का टैग दिया जाता है, क्योंकि अभी सिल्वर पर जो हॉल मार्किंग है उसे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ग्राहक चाहे तो खरीदने से पहले जो हॉल मार्किंग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पर जरूर परख सकता है, ताकि प्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने में BIS की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी मदद ली जाएगी। मुख्य तौर पर अगर ग्राहकों के हिसाब से देखें तो ये कदम काफ़ी मददगार साबित होगा, खास तौर पर जब चांदी की ज्वेलरी या चांदी का कोई भी सामान आप खरीदने जाएंगे और उसमें अगर हॉल मार्किंग होती है तो एक भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। निवेशकों का SIP पर भरोसा कायम है। एम्फी के जुलाई आंकड़ों से SIP की बहुत पॉजिटिव तस्वीर सामने आई है। हालांकि इक्विटी फंड्स में निवेश घटा है। जुलाई में निवेशकों ने कहां लगाया है दाव, बता रहे हैं आशीष वर्मा। जो मंथली मैट्रिक्स आए जुलाई मंथ के, 3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पहले समझिए। हाई बीटा की तरफ रोटेशन होता हुआ जुलाई मंथ में, मैसिव इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फ्लो हो रही है फिक्स्ड इनकम की तरफ, और तीसरा मंथली SIP इनफ्लोज स्टेबल आपको नजर आएंगे। अब डिटेलिंग पे चलता हूं। जहां तक SIPs की बात है, इस बार ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए जुलाई में आते हुए मंथ ऑन मंथ 0.5% का जंप, 4 मंथ के हाईज पे SIP और इनफैक्ट जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे उन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिकॉर्ड हाईज के आसपास ही SIP इनफ्लोज नजर आएंगे। दूसरा, इक्विटी इनफ्लोज 15% मंथ ऑन मंथ गिरे। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले मंथ जून में हमने देखा था 26% का सर्ज आता हुआ, वहां से कुछ कूल ऑफ होते हुए इस बार। हाँ, इक्विटी इनफ्लोज कम हुए होंगे, लेकिन कैटेगरी लेवल बिहेवियर इस बार खासा बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। लार्ज कैप्स में पिछले मंथ इनफ्लो थे 2,000 करोड़ रुपए के, इस बार 1,322 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज है। पैसा बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मिड कैप्स, ये पिछली बार का कैटेगरी लीडर था, हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ 0.25% के आसपास मंथ ऑन मंथ इनफैक्ट जंप है। पर इस बार का कैटेगरी लीडर है स्मॉल कैप्स। इसमें हमने देखा मंथ ऑन मंथ 39% का ऐसा इनफ्लोज बढ़ते हुए 7,767 करोड़ रुपए, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहा है किस तरह से हाई बीटा पॉकेट्स की तरफ रिटेल की, इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट बढ़ती हुई। गोल्ड ETF, हालांकि अब मैप करने में वो मजा नहीं रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। मंथ ऑन मंथ 55% के आसपास का डिक्लाइन, लेकिन आंकड़ा पॉजिटिव है। 1,550 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज यहां पे देखने को मिले हैं। कुल इंडस्ट्री वाइड AUM में तगड़ा जंप है, ध्यान रखिएगा। मंथ ऑन मंथ 4.1% का उछाल है, मतलब ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपए AUM जुड़ता हुआ नजर आया। पर उसके पीछे बड़ी वजह थी, जैसे मैंने अपफ्रंट कहा था, इनकम डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। जून में 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो, इस बार तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो होता हुआ नजर आया, और इसीलिए आपने देखा इंडस्ट्री वाइड AUM स्वेल होता हुआ। बॉटम लाइन, मंथली SIP कलेक्शंस अभी भी फर्म, अभी भी मजबूत आपको नजर आएंगे। और कैप्स में देखेंगे, कैपिटलाइजेशन में, तो एक रीअलाइनमेंट होता हुआ, प्रॉफिट टेकिंग लार्ज कैप्स में और पैसा चैनलाइज होता हुआ स्मॉल कैप्स की तरफ। यह हाईलाइट है इस बार के जुलाई आंकड़ों की।
चलिए अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच डील फिर से लटकता दिख रहा है। एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान से पिछले 50 साल की बर्बादी का मुआवजा लेगा। वहीं वेस्ट एशिया में अमेरिका ने अपने 20 युद्धपोत को उतार दिया है। उधर ईरान ने भी कहा है कि हॉर्मूज पर तब तक कोई बात नहीं बन सकती है जब तक कि अमेरिका जून में हुए सीजफायर को फिर से लागू नहीं करता और हॉर्मूज से अपनी नाके बंदी नहीं हटाता है। इस बीच हॉर्मूज से शिपिंग काफी कम हो गई है। इस वजह से क्रूड की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ईरान ने अपने मिलिट्री लीडरशिप में बड़ा फेरबदल करके भी खलबली मचा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक दूसरे पर हमले का नया दौर शुरू हो सकता है। They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father. तो यूएस और ईरान में युद्ध का नया दौर शुरू होने वाला है और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। डील पीछे, जंग आगे। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें रोकी और टायर जलाए। कुछ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद करते नजर आए, तो वहीं रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं भी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिखे। कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। वहीं छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। छात्र नेताओं ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उधर आज मॉनसून सत्र के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विपक्ष हल्ला करता रहे, हम अपना काम करते जाएंगे। सरकार छात्रों के हित में फैसला ले रही है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली से बारिश और सैलाब की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बीच बादल फटने से नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते कई इलाकों में तबाही मच गई। चमोली के नीति घाटी में तमक नाले में आए तेज सैलाब में बेली ब्रिज बह गया। नाले में आए उफान ने कुछ ही पलों में सब कुछ तिनके की तरह बहा दिया। पुल बहने से नीति घाटी के 12 से अधिक सीमांत गांवों के साथ ही सेना और आईटीबीपी के चौकियों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। कई इलाकों में फंसे होने की आशंका के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पिथौरगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड पर भी भारी लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप हो गई है। चमोली में बादल फटने से महातबाही। तमक नाले में पहाड़ से उतरा मौत का सैलाब। कुदरत का कहर, पुल, जेसीबी, गाड़ी सब बह गए। पहाड़ से आई पानी की ये वो खौफनाक लहर है जिसने चंद सेकंड में इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। एक तरफ 40 मीटर लंबा पुल, दूसरी तरफ कई टन वजनी जेसीबी।
और पास ही खड़ी पिकअप गाड़ी। देखते ही देखते पहाड़ का सैलाब ऐसा टूटा कि तीनों तिनके की तरह बहने लगे। चमोली के तमक नाले में पहाड़ के ऊपर से सैलाब तेजी से उतर रहा था और नीचे एक जेसीबी ऑपरेटर जान बचाने के लिए मशीन को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब की रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली ऑल वेदर रोड पर भारी लैंडस्लाइड ने सब कुछ थाम दिया। सामने आए वीडियो में पूरी पहाड़ी भरभरा कर सड़क पर आ गिरी, जिसके बाद दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सड़क पर मलबे का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया कि रास्ता खोलना बड़ी चुनौती बन गया। कोलंबिया में आए जबरदस्त भूकंप ने तबाही मचा दी है। कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने इमारतों को हिला दिया और कई इमारतें ढह गई। ताजा जानकारी के मुताबिक भूकंप में कम से कम 111 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में अब भी लोगों के फंसे होने की आशंका है, लिहाजा राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं राष्ट्रपति एबेलार्डो डी एस्प्रेला ने देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। शासन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।